जय मां भारती। मैं भगवान सिंह नायक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मां भारती एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियां। तो हम शुरू करते हैं भारत की नदियां। भारत की नदियां या हम यूँ कह सकते हैं अपवाह तंत्र। देखिए, अगर हम बात करें अपवाह तंत्र की तो कुछ शब्द है हम उनसे पहले परिचित हो जाते हैं। अपवाह तंत्र, जैसे ये एक नदी है, अपवाह मतलब प्रवाह, प्रवाह मतलब बहना। तो अपवाह तंत्र, जैसे सपोज एक नदी है, इसमें कई सहायक नदियां आकर मिल गई, तो इन सभी सहायक नदियों सहित इनके जल क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे इसका भी जल क्षेत्र है, ये पूरा जल क्षेत्र है। तो ये जितनी भी नदियां इसमें मिली है, इनकी सभी नदियों को सम्मिलित करके जो जल क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं। और यही शब्द हो जाता है अपना नदी द्रोणी, या जिसे हम बोलते हैं बेसिन। तो बेसिन भी ये हो जाएगा कि उसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है। तो ये तो होगा अपना अपवाह तंत्र। देखिए, हम भारत में नदियाँ, अपनी भारत की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 4000 नदियाँ हैं। कितनी नदियाँ हैं? 4000 नदियाँ हैं। तो हम 4000 तो नहीं पढ़नी है, पर जितनी भी इम्पोर्टेंट है वो सभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत की नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, एक आधार है अपना जल विसर्जन। कौन सा? जल विसर्जन। जल विसर्जन मतलब कि यह नदी अपना जल कहाँ गिराती है, जल का समापन कहाँ होता है, विसर्जन कहाँ होता है। तो इस आधार पर, और एक हो जाएगा अपना उद्गम के आधार पर कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, मतलब वहाँ कहाँ से निकली है। अब देखिए, अगर हम बात करें जल विसर्जन, तो जल विसर्जन के आधार पर हम देखें तो नदियाँ या तो जल गिराएगी अपना अरब सागर में, मतलब भारत की नदियाँ अरब सागर में, या फिर बंगाल की खाड़ी में। ये हमें याद रखना है। जल विसर्जन के आधार पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। देखिए, अगर हम बात करें टोटल अपवाह तंत्र की, अपवाह तंत्र अब समझ में आ गया, तो उसका 77% भाग जल किस में गिरता है? बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और अरब सागर में कितना गिरता है? 23% भाग जल गिरता है। तब हमें यह भी समझ में जाएगा कि कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अगर हम बात करें उद्गम के आधार पर, तो उद्गम के आधार पर हम दो भागों में फिर बांट सकते हैं। कौन सी? उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियां, या जिसे हम कह सकते हैं हिमालय की नदियां। एक हो जाएगा अपना दक्षिण भारत की नदियां, या जिसे हम बोल देंगे प्रायद्वीप भारत की नदियां। अगर हम बात करें उत्तर भारत की नदियां, तो इसमें प्रमुख रूप से हमें 3 नदी पढ़नी है। कौन कौन सी है वो? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदी तंत्र हमें इसमें पढ़ने हैं, सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत को फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग? एक हो जाएगा अपना पश्चिम घाट, कि उन नदियों को उद्गम जहाँ का उद्गम, देखिए हम क्या है अपना उद्गम, तो जिनका उद्गम पश्चिम घाट से हुआ है। और इसको भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं सह्याद्री। सह्याद्री में किसे बोलते हैं? पश्चिम घाट को। तो पश्चिम घाट, सह्याद्री, या फिर विंध्याचल श्रेणी। कौन सी श्रेणी? विंध्याचल श्रेणी। देखिए, अगर हम बात करें पश्चिम घाट, तो पश्चिम घाट की प्रमुख नदी कौन कौन सी है अपनी? कृष्णा। कौन कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार। ये इसकी प्रमुख नदियाँ। अगर हम बात करें विंध्याचल श्रेणी की, तो इसमें भी हमें 3 नदी प्रमुख रूप से पढ़नी है। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और महानदी। कौन सी नदी? महानदी। तो ये हमें ऐसा पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। देखिए, ये अपना सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तंत्र मतलब इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं जो हम पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं अपने भारत की बात। ये ऐसा कुछ अपना भारत है, और इधर कौन सा एरिया अपना? तिब्बत। कौन सा है ये? तिब्बत। तो अगर हम बात करें सिंधु नदी के उद्गम की, तो तिब्बत के पठार से हम कह सकते हैं। और यहीं पर तिब्बत के पठार में, अब ऐसा नहीं कि केवल यहाँ है, पूरा किसमें आता है? तिब्बत का पठार। यहीं पर है कैलाश पर्वत, और यहीं पर 2 झील है अपनी। कौन कौन सी झील है? एक राकस झील, या जिसे हम बोलते हैं राकस ताल, एक है मानसरोवर झील। तो पहली कौन सी है? राकस, और दूसरी कौन सी है? मानसरोवर। ये क्रम भी याद रखना हमें। तो जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से ऐसे ये निकलती है, और इधर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये हमें याद रखना है सिंधु नदी में। अब देखिए, हम कैसे याद रख लेंगे? एक शब्द याद रख लेंगे, बोलो जय सिया राम। तो राम, पहले
राकस्थान, फिर वहाँ से मानसरोवर झील। ये हमें याद रखना है। जहाँ से निकलती है, मतलब अगर हम बात करें किस हिमनद से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है, तो ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ये किससे निकलती है, बोखरचू हिमानी से। किससे, बोखरचू हिमानी से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। जहाँ इसका नाम क्या होता है, मतलब तिब्बत भाषा, अब तिब्बत है तो तिब्बती भाषा, तिब्बती भाषा में सिंधु नदी का नाम क्या होता है, सिंगी खम्बाम। क्या नाम है, इधर देखिए, सिंगी खम्बाम। और एक और नाम मिलता है इसका, जिसको हम बोल सकते हैं शेरमुख। क्या, सिंगी खम्बाम या अथवा शेरमुख। किसका नाम है ये, सिंधु नदी का ही नाम है। तो ये हमें भी याद भी रखना है। अगर हम बात करें इसकी टोटल लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, जिसमें से भारत में बहती है 1114 किलोमीटर। ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। कहाँ से बहती है, तो ये वाला एरिया अगर हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो गया अपना लद्दाख। तो यहीं पर है अपना लेह। तो लेह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कौन सी नदी हो जाएगी अपनी, सिंधु नदी हो जाएगी। सिंधु नदी हमें याद रखना है। तो ये एकमात्र राज्य क्षेत्र है अपना, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अब ये यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख से होके बहती है। अगर हम बात करें कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ पर ये समाप्त हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। तो दोनों हमें याद रखना है। इसका नाम क्या है, दमचोक। जहाँ से प्रवेश करती है क्या नाम है इसका, दमचोक। और जहाँ से बाहर हो जाती है उसका नाम क्या है, दर्दिस्तान। तो ये हमें याद रखना है। जब हमने हिमालय पढ़ा था तो हमने ये भी देखा था कि ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। तो ये ऊपर हो जाएगी अपनी लद्दाख और नीचे हो जाएगी जास्कर श्रेणी। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है और सबसे गहरे खड्डे का निर्माण करती है बुंजी नामक स्थान पर। गड्ढा, महाखड्डा जिसे बोलते हैं हम, गॉर्ज। लगभग 5200 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। कौन सी नदी करती है, सिंधु नदी करती है। तो ये हमें इसमें याद रखना। अब देख लेते हैं हम इसकी सहायक नदी की। इसको अगर हम बोले इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंडस रिवर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंडस रिवर। जब हमने भारत का भूगोल पहला लेक्चर था उसमें था कि कैसे हमारा नाम इंडिया, हिंदुस्तान पड़ा, तो इसमें इसका बहुत अहम रोल है, किसका, सिंधु नदी का। अब देख लेते हैं हम इसकी सहायक नदियों की कि इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए, हमें टोटल सहायक नदियाँ तो नहीं पढ़नी है, लेकिन जो भारत की दृष्टि से हम वही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अपना भारत का भूगोल है। देखिए, सपोज ये अपना हो गया, अब ऐसे समझ लेते हैं, ये अपना हो गया कौन सा तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। अगर हम इधर से मिलने की बात करें तो ये तो जगह बना दी जहाँ से इसका उद्गम हुआ और ये जिधर इधर समापन की रहा। अगर हम भारत में बात करें प्रमुख रूप से कुछ नदियाँ हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो 5 नदियों को आपको नोट करना है। ये सिंधु नदी, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। देखिए, इनके ऋग्वेदिक नाम भी याद रखने हमें। झेलम, झेलम का नाम क्या है, वितस्ता, जिसे हम बोलते हैं सिकंदर का युद्ध हुआ था राजा पोरस से, जिसे हम बोलते हैं हाइडेस्पीच का युद्ध है, वितस्ता का युद्ध। चिनाब नदी का नाम क्या है, अश्किनी, चिनाब का अश्किनी, रावी का परुषणी या इरावती, याद रखना इरावती। व्यास का क्या नाम है, विपाशा, और सतलुज का क्या है, सतुद्री। देखिए, व्यास को इंग्लिश में व्यास ऐसे लिखते हैं, व्यास। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी व्यास इंग्लिश में पढ़ने में आए तो कौन सी नदी है। देखिए, क्रम है अपना, ये क्रम ही हमें याद रखना है। सबसे पहले देख लेते हैं हम कौन सी नदी को, झेलम नदी। तो ये अपने बना दी झेलम नदी। अब ये जो झेलम नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जो हमारा जम्मू कश्मीर है वहाँ से होता है, शेषनाग झील से। किस झील से, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। जम्मू राज्य कौन सा होगा अपना, जेके। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की तो कितनी है, 724 किलोमीटर। झेलम नदी की लंबाई 724। अब देखिए, अगर हम बात करें वुलर झील, इधर से होते हुए वुलर झील का निर्माण किससे हुआ है, झेलम नदी से हुआ है। और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील। और कहाँ पर है वो, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर हम झेलम नदी की सहायक नदी की बात करें तो इसकी 2 सहायक नदी है अपनी, किशन गंगा और कहर। किशन गंगा और कहर। आगे चले हम तो अगर आप इस पे आते हैं चिनाब नदी पर, फिर आती है अपनी चिनाब नदी। तो चिनाब नदी का उद्गम की अगर हम बात करें तो ये बड़ा लाचा दर्रा से होता है। इसका उद्गम कहाँ से, बड़ा लाचा दर्रा से।
तो भारत के दर्रे जब हमने भूगोल में पढ़े थे तो बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है ये? HP हिमाचल प्रदेश में। चिनाब नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो याद रखना 960, कहीं मिलेगा आपको 1180, तो दोनों बातें याद रखनी है हमें। चिनाब नदी की अगर हम बात करें तो सबसे लंबी सहायक नदी सिंधु नदी की कौन सी है नदी है? वो चिनाब नदी है, ये हमें याद रखना है। अब देखिए, तो चिनाब नदी को इसमें ऐसे बना देते, ये हो गई अपनी कौन सी नदी? चिनाब नदी। अब लंबी है तो थोड़ा लंबी बना देते हैं। कहाँ से उद्गम होता है इसका? बड़ा लाचा HP से होता है। कौन सी नदी है ये अपनी? चिनाब। ऊपर वाली झेलम। इसके बाद आती है अपनी रावी नदी। तो रावी नदी की अगर हम देखें तो ये भी हिमाचल प्रदेश से होती है, इसका उद्गम भी बड़ा लाचा दर्रा से। बड़ा लाचा दर्रा से चिनाब का इसका होता है रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से। ये भी कहाँ पर है? HP में स्थित है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर किसकी लंबाई है? रावी नदी की लंबाई है। अब देखिए, रावी नदी आती है और किस में मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। और ये नदियाँ भारत के बाहर ही मिलती है, मतलब ये स्थान भी कहाँ पर है? भारत के बाहर। ये भी कहाँ पर है? भारत के बाहर है। तो रावी नदी हो गया, यही के समीप कौन सा दर्रा है अपना? रोहतांग दर्रा। तो यहीं से निकलती है अपनी कौन सी नदी? व्यास नदी। ये व्यास नदी। तो ऊपर हो गई रावी, नीचे हो गई व्यास नदी। अब इसके बाद आता है सतलज नदी। तो जो हमने देखा था कि यहाँ पर दो झील थी, एक मानसरोवर और एक कौन सी थी? राकस। तो राकस ताल या राकस झील से होती हुई आती है अपनी सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। हमने पढ़ा था शिपकिला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से? ये याद रखना, उत्पत्ति कहाँ से होती है? राकस ताल से। वो भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकिला। और भैया अब ये बताइए कि शिपकिला भी कहाँ पर है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो तीनों बातें हमें याद रखनी है, इन तीनों में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब आ गया अपना सतलज नदी। तो इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, देखिए व्यास नदी की कितनी है? 470 किलोमीटर और सतलज की है 1500 किलोमीटर, जिसमें से भारत में बहती है ये 1050 किलोमीटर। ये हमें याद रखना है। तो ये किस में मिल जाती है? सतलज नदी किस में मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। अब ये चारों नदियाँ मतलब पांचों नदियाँ मिल जाती है और ये फिर किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये हमें ऐसा याद रखना है। अब देखिए, ये कौन सी नदी हो गई अपनी? सतलज नदी। सतलज नदी। अगर हम सतलज नदी की एक सहायक नदी की बात करें तो इसकी एक नदी है स्पीति नदी। कौन सी नदी है? स्पीति नदी। किसकी सहायक नदी? सतलज नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी को तिब्बती भाषा में क्या बोला जाता है? लांग चेन खंबाब। लांग चेन खंबाब। ये हमें याद रखना है। सिंधु नदी को हमने क्या बोला था? सिंगी खंबाब। तो ये हमें याद रखना है। सतलज नदी को तिब्बती भाषा में बोला जाता है। अब आती है, ये तो हमारे भारत की अगर बात हो गई, ये वाली सहायक नदियाँ सिंधु नदी की। तो ये किस में मिल जाती है? व्यास नदी। यहाँ यहीं से निकाली जाती है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नदी? नहर इंदिरा गांधी, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। कहाँ मिलती है ये? हरिके पंजाब। कहाँ? हरिके पंजाब में मिलती है। यहीं से निकलती है जो राजस्थान तक जाती है। कौन सी नदी? इंदिरा नहर, जो सबसे लंबी नहर है। अब हम और नदी की सहायक नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ ऊपर थोड़ा सा देखना आप, ये श्योक नदी। कौन सी नदी है ये? श्योक नदी। अब श्योक नदी अपने काम की नदी है। श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में क्या बोला जाता है? मृत्यु की घाटी। और अगर हम बात करें एशिया में तो मध्य एशिया में से बोला जाता है यारकंडी। किसे बोला जाता है? श्योक नदी को बोला जाता है। इसी की एक सहायक नदी है नुब्रा नदी। तो ये ऐसे याद रखना ना। इधर से अगर हम देखें तो जास्कर नदी मिल जाती है, ऊपर से देखें तो इसमें गिलगित नदी मिल जाती है। अगर हम चले बाहर, क्योंकि ये भारत से बाहर है, तो अगर हम भारत से बाहर की बात करें तो इसमें काबुल कुर्रम नदियाँ इसमें मिल जाती है। कुर्रम मतलब खुर्रम नदी भी। तो अगर हम इधर देखें तो गोमल, तोची, कंदर, झुवा, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ। देखिए, ये जो अपनी सतलज नदी है, सतलज नदी पर स्थित है अपना भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा नागल बांध। ये हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के नंबर में भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है। तो सबसे ऊंचा कौन सा है? जब ये है तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा? अपना टिहरी बांध है।
जिसकी ऊंचाई है 261 मीटर। इसकी कितनी है भाखड़ा की, तो इसकी है भैया भाखड़ा, इसके 225.5 मतलब हम 26 मान सकते हैं। अब ये याद रखना है हमें कि अगर हम बात करें गुरुत्वीय बांध की, तो गुरुत्वीय बांध में ये सबसे ऊंचा बांध है। गुरुत्वीय बांध में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है अपना, भाखड़ा नागल बांध है। और वैसे देखें तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा है। एशिया में दूसरे नंबर पर है, तो पहले नंबर पर ये, और एशिया में दूसरे नंबर पर ये। तो ये हमें इससे याद रखना है कि भाखड़ा नागल बांध इसमें स्थित है। देखिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सिंधु जल समझौता, जो कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 1960 वाला। ये जो अपनी नदियां हैं, ये झेलम और ऊपर सिंधु, ये अपना क्रम था। तो यही हमें याद रखना है। ऊपर की 3 नदियां कौन कौन सी, सिंधु, झेलम और चेनाब। इन 3 नदियों का 80% भाग 80 और 20 में बांटा है। तो क्या है अपना सिंधु जल समझौता 1960। तो 80% भाग इन 3 नदियों का कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा। 20% कौन यूज़ करेगा, भारत यूज़ करेगा। नीचे की जो 3 नदियां हैं कौन कौन सी है, रावी, व्यास, सतलज। इसका 80% भाग यूज़ कौन करेगा, भारत यूज़ करेगा, भारत। और 20% कौन करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो यही याद रखना हमें सिंधु जल समझौता में, कि ऊपर की 3 नदियों का 80% भाग पाकिस्तान करेगा, नीचे की 3 नदियों का 80% भाग भारत यूज़ करेगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां भारती।